दोस्तों, एक लड़का अपने घर के बाहर रो रहा होता है, बिलख रहा होता है। भीड़ बहुत ज्यादा लगी होती है। सभी लोग सिर्फ उस मासूम लड़के को देख रहे होते हैं। लड़का जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है, क्योंकि लड़के की माँ जिसकी मौत हो जाती है। लड़का सड़कों पर ही अपने माँ के शव के साथ बैठा रहता है और वो रो रहा होता है। अब इस मासूम से लड़के को ये नहीं पता होता है कि इसकी मम्मी इस दुनिया से जा चुकी हैं और वो अब कभी नहीं उठेंगी। आसपास भीड़ लगी होती है, लोग तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उस मासूम लड़के की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा होता है। लड़के के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपनी मम्मी का अंतिम संस्कार कर सके। वो नासमझ होता है। सिर्फ वो अपनी मम्मी के शव के पास बैठ करके उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार अपनी माँ को जगा रहा होता है, लेकिन उसे कौन समझाए कि अब तुम्हारी माँ कभी नहीं उठेगी। तभी ऊपर वाले का भी कहर देखिए। कहते हैं कि जब दुख आता है तो चारों ओर से आता है। तेजी से बारिश होने लगती है। गरज चमक और बारिश की वजह से जो दो चार लोग वहां खड़े होते हैं, वो भी उस लड़के को छोड़ करके वहां से चले जाते हैं। अब बीच मैदान में एक लड़का, उसकी मृत माँ, जिसका शव ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहता है, और लड़का लगातार अपनी माँ को देखे जा रहा होता है। जब बारिश होती है तो लड़का अपनी शर्ट से अपनी माँ को ढक देता है ताकि उसकी मम्मी पर बारिश की बूंदें ना जाए। लड़का बड़ी मासूमियत से कहता है कि माँ, अब तुम बीमार नहीं पड़ोगी क्योंकि मैंने तुम्हें ढक दिया है। सोचिए, एक लड़का किस तरीके से अपनी माँ की मौत से टूट गया होगा, और इतने बुरे समय में बारिश हो रही है। लड़के को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। तभी वहां पर एक कार रुकती है। चमचमाती सफेद रंग की लंबी गाड़ी से बनारसी साड़ी पहने हुए एक सुंदर सी महिला निकलती है। महिला जिसकी उम्र लगभग 40 से 41 साल लग रही होती है। वो महिला बारिश में भीगती हुई उस लड़के के पास पहुंचती है। जैसे ही वो उस लड़के के पास पहुंचती है तो उसका कलेजा फट जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पड़ोसियों पर गुस्साने लगती है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे अंदर तो इंसानियत ही नहीं है, तुम लोग इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। यहाँ पर एक महिला है जो इस दुनिया में नहीं रही। उसका अंतिम संस्कार करने के बजाय, उसके बेटे की मदद करने के बजाय तुम सब अपने अपने घरों में चले गए। ये कहते हुए महिला 2-4 आदमियों को बुलाती है जो कि उसके ही नौकर रहते हैं। शव को शमशान घाट ले जाया जाता है और वहां पर उस महिला का अंतिम संस्कार होता है। कांपते हुए हाथों से लड़का अपनी मम्मी को आखिरी बार देखता है और उन्हें मुख अग्नि देता है। लड़का बहुत रो रहा होता है। जो महिला रहती है उसका नाम शांति रहता है। शांति उस लड़के से कहती है कि देखो, तुम्हारी मम्मी इस दुनिया से चली गई है और अब तुम कहाँ जाओगे। अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। मेरे कोई औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है। जब गुड्डू ये सुनता है तो वो शांति के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि गुड्डू जिसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है। गुड्डू के पिता का 1 साल पहले ही एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। वो अपनी मम्मी के साथ रह रहा होता है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहिए कि पिता के 1 साल मौत के बाद गुड्डू की मम्मी भी इस दुनिया से उसे छोड़कर चली जाती है। गुड्डू का कोई और भाई बहन नहीं रहता है, इसलिए गुड्डू शांति के साथ चला जाता है। वो शांति के साथ ही रहने लगता है। शांति जो कि ऑफिस में काम करती है, शांति का पति विदेश में रहता है। अब ऐसे में शांति घर पर अपने नौकरों के साथ ही अकेले रहा करती है। शांति के कोई भी औलाद नहीं रहती है, बेटा नहीं रहता है, बेटी नहीं रहती है।
इसलिए वो गुड्डू को बहुत ज़्यादा मानती जानती है, गुड्डू को पढ़ाती है, लिखाती है। ऐसे समय बीतता है। लगभग 4 सालों बाद गुड्डू जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। शांति के हस्बैंड, जो कि साल 2 साल में एक बार ही आया करते थे, अब ऐसे में जब से गुड्डू बड़ा हो जाता है तो शांति की नज़र गुड्डू पर पड़ जाती है। शांति के मन में एक दिन ये विचार आता है कि मेरा पति तो वैसे ही अब्रॉड में रहता है, बाहर रहता है, और मैं इधर उधर मुंह मारती फिरती हूँ। क्यों ना अब मैं गुड्डू के साथ ही वो सब कुछ करूँ जो कि एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। वैसे भी गुड्डू मेरी सगी औलाद नहीं है, मैं तो उसे उठा करके सड़कों पर से लाई हूँ। जैसे ही शांति के मन में ये विचार आता है, एक रात वो गुड्डू के कमरे में जाती है जब गुड्डू गहरी नींद में सो रहा होता है। इसके बाद शांति गुड्डू के पास उसके बेड पर बैठ जाती है। जैसे ही गुड्डू को किसी के आने की कमरे में आहट लगती है, गुड्डू की नींद खुल जाती है। जब गुड्डू की नज़र पड़ती है तो वो शांति को देख करके दंग रह जाता है। शांति पीले रंग की नेट की नाइटी में रहती है। शांति ने आज पहली बार नाइटी पहन रखी थी, वो भी नेट की। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि नेट का कोई भी जो कपड़ा होता है वो किस प्रकार का हो। अब जैसे ही गुड्डू की नज़र शांति पर पड़ती है तो भौचक्का रह जाता है। लेकिन इससे पहले कि गुड्डू कुछ समझ पाता, शांति उसके साथ कुछ ऐसा करने लगती है कि गुड्डू भी अपना आपा खो देता है। और इसके बाद गुड्डू और शांति के बीच वही सब कुछ होता है जो कि एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। सुबह हो जाती है। सुबह तक गुड्डू और शांति एक दूसरे के साथ ये सब कुछ कर रहे होते हैं। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन शांति और गुड्डू का अब ये रोज का हो जाता है। गुड्डू शांति से कहता है कि देखिए, जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वो गलत था। अगर आपके पति को पता चल गया, जो कि अब्रॉड में रहते हैं, जिन्होंने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, बचपन से लेकर के मुझे इतने अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छे खाने खिलाए, महंगे महंगे होटलों में मुझे ले गए और मुझ पर इतने पैसे खर्च किए, जिस वजह से आज मैं आपकी कंपनी में मैनेजर के पद पर नियुक्त हूँ। और ऐसे में पीठ पीछे मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मैं मानता हूँ कि मैं बहक गया था, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। जैसे ही शांति ये सुनती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है और कहती है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर तुम ऐसा समझ लो कि इन सब चीज़ों के बदले तुम ऐसा समझ लो कि इन सारी चीज़ों के बदले में तुम मुझे ये सुख दे रहे हो, तो इसमें क्या ही गलत है। शांति के बहुत समझाने पर गुड्डू मान जाता है। अब फिर से दोनों के बीच ये सब कुछ चलने लगता है। शांति अब गुड्डू के ही रूम में रहने लगती है और सोती है। ऐसे समय बीत रहा होता है। 2 साल बाद अब्रॉड से शांति के पति विनोद घर पर आते हैं। अब जैसे ही वो घर पर आते हैं तो शांति ना चाहते हुए भी अपने रूम में, यानी कि अपने पति विनोद के रूम में आकर के रहने लगती है। लेकिन जैसे ही आधी रात होती है, शांति के पति विनोद गहरी नींद में चले जाते हैं। शांति विनोद के कमरे में जाती है और फिर कार्यक्रम चालू हो जाता है। विनोद को आए हुए 10 दिन हो जाता है। एक दिन विनोद की नींद खुल जाती है। जैसे ही विनोद के कानों में अजीब अजीब आवाज़ आ रही होती है, विनोद गुड्डू के कमरे की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। जैसे ही वो गुड्डू के कमरे की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं तो जो कुछ वो अपनी आंखों से देखते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सिंदूर लगाए उनकी पत्नी उनका ही सुहाग उजाड़ रही होती है। अब इस तरीके से अपना सुहाग उजड़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चले आते हैं। अब पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव इतना गहरा जाता है कि विनोद अपनी पत्नी से तलाक ले रहे होते हैं। पत्नी कहती है कि देखिए जी, ऐसा क्या हमने कर दिया, आप मुझे तलाक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि शांति जानती थी ये जो ऐशो आराम है, ये जो पैसे हैं, ये सब कुछ विनोद के। अगर वो उसे तलाक दे देगा तो शांति तो सड़कों पर आ जाएगी। ऐसे में फिर वो गुड्डू के साथ ऐश कैसे करेगी? शांति
साफ मना कर देती है कि वो किसी भी कीमत पर उन्हें तलाक नहीं देगी, लेकिन विनोद जिद पर अड़ जाते हैं। अब शांति को समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। पति और पत्नी में रोज रोज लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अब पति और पत्नी में कलेश देख करके कहीं ना कहीं गुड्डू खुद को असहज महसूस कर रहा होता है कि आज उसकी भी वजह से कारण वही है कि पति और पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा हो रही है। वो शांति को छोड़ करके एक दिन कहीं बाहर भाग जाता है। जब सुबह होती है, शांति गुड्डू को पूरे घर में खोजती है, लेकिन गुड्डू कहीं नजर नहीं आता है। शांति के चेहरे पर जो खुशी होती है, हंसी होती है, मिठास होती है, वो सब खत्म हो जाती है, क्योंकि शांति पेट से हो गई थी, और वो भी गुड्डू के बेटे की। ये खुशखबरी वो गुड्डू से साझा करना चाहती थी, लेकिन गुड्डू घर छोड़ करके जा चुका था। अब शांति गुस्से से लाल हो जाती है कि जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ उसके पति विनोद की वजह से ही हुआ है। इसलिए उसके मन में तरह तरह का विचार आने लगता है कि अगर वो अपने पति विनोद को रास्ते से हटा देगी तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा और गुड्डू पहले की तरह ही उसके साथ हंसी खुशी रहने लगेगा। और अब तो वो पेट से भी हो गई है। इतने सालों में कभी भी वो अपने पति विनोद से पेट से नहीं हुई। डॉक्टरों ने पहले ही बता दिया था कि विनोद में बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से आप कभी भी मां नहीं बन पाएंगे। लेकिन जायदाद और पैसों के लालच में शांति अपने पति विनोद से तलाक नहीं लेती और ना तो उन्हें छोड़ करके जाती हैं, इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद भी। लेकिन अब उनके जीवन में गुड्डू आ चुका था, जिस वजह से पत्नी में और ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। इसलिए वो 2-4 लोगों को अपने घर पर बुलाती है, कुछ पैसे देती है और पूरी बात समझा देती है। एक रात जब विनोद छत पर खाना खा करके ठंडी हवा में सो रहे होते हैं, तभी कुछ लोग छत पर चढ़ जाते हैं और वो वहीं पर शांति के पति विनोद का काम तमाम कर देते हैं। जब सुबह होती है, शांति जोर जोर से रोने लगती है। आसपास जितने भी लोग सुनते हैं वो शांति के घर में आते हैं, तो पता चलता है कि रात कुछ चोर शांति के घर में चोरी करने आए थे और उन्होंने ही विनोद का कत्ल कर दिया है। पड़ोसियों को शांति पर एतबार भी हो जाता है, क्योंकि शांति खुद को भी चोट लगा लेती है और पड़ोसियों से कहती है कि किसी तरीके से वो अपनी जान बचाने में सफल हो गई, लेकिन विनोद वो छत पर ही रह गए। वो दौड़ते भागते हुए नीचे आए और उसने रूम बंद कर लिया। उसने कई बार पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन मौके पर पुलिस नहीं आई। शांति खूब नाटक करती है, रोती है, धोती है अपने पति के इस दुनिया से चले जाने का। उसके पति के गुजर जाने के 1 महीने बाद ही वो गुड्डू को तलाश करने में जुट जाती है, लेकिन गुड्डू कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति जो गुड्डू के इतने नज़दीक चली जाती है, अब वो गुड्डू के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। जिस गुड्डू की वजह से उसने अपने पति विनोद की हत्या करवा दी, आज वही गुड्डू उससे इतने कोसों दूर है। कहीं भी गुड्डू का कुछ अता पता नहीं चलता है। फिर से वो उन लोगों को बुलाती है, कुछ पैसे देती है और कहती है कि अगर तुम गुड्डू को खोज लाओगे तो हम तुम्हें 2.5 लाख रुपए देंगे। अब जैसे ही वो जो लोग होते हैं, यानी कि जो क्रिमिनल्स होते हैं, वो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं गुड्डू को तलाशने में। गुड्डू की तलाश बड़ी ही तेज़ी से चल रही होती है। तभी उन लोगों को ऐसी सूचना मिलती है कि गुड्डू फ्लैट नंबर 332 में रह रहा है। वो लोग शांति को लेते हैं और शांति को लेकर के वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे ही फ्लैट का दरवाज़ा 232 खुलता है तो शांति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सामने गुड्डू खड़ा होता है। जस्ट गुड्डू के पीछे एक महिला रहती है, जिसके मांग में सिंदूर रहता है, हाथों में चूड़ा रहता है। अब जैसे ही शांति गुड्डू के साथ एक महिला को देखती है तो अपना आपा खो देती है। वो गुड्डू पर टूट पड़ते और गुड्डू से पूछती है कि आखिर ये महिला कौन है। गुड्डू कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इस महिला के मांग में जो सिंदूर है वो मैंने लगाया है, इसके हाथ में जो चूड़ा है वो मेरे नाम का चूड़ा है, ये मेरी धर्म पत्नी है जिसका नाम शिवांगी है। अब जैसे ही शांति ये सुनती है कि गुड्डू ने शादी कर ली,
वो अब मैरिड है, शादीशुदा है। तो शांति गुड्डू को और उसकी पत्नी को बहुत ज़्यादा पीट देती है और उसके साथ जो लोग रहते हैं वो भी गुड्डू और उसकी पत्नी को कहीं का नहीं छोड़ते हैं। गुड्डू और उसकी पत्नी शिवांगी थाने जाते हैं और थाने पर शांति और उसके लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं। थाने पर खूब बहसबाजी होती है। गुड्डू ये साफ कर देता है कि अब वो मैरिड है, शादीशुदा है, उसने शादी कर ली है, इसलिए वो कोई भी रिश्ता शांति से नहीं रखना चाहता है। अब जो कुछ भी है वो उसकी धर्म पत्नी शिवांगी है। लेकिन इधर शांति, जिसका जीवन पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है, जिस गुड्डू के लिए उसने अपने पति की हत्या करवा दी, उसी गुड्डू ने एक महिला से शादी कर ली। अब ना गुड्डू उसका हुआ और ना ही उसका पति विनोद उसका हुआ। शांति बेसुध हो जाती है, किसी तरीके से वो घर आती है और डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। बाकी आपका इस कहानी पर क्या विचार है? आखिर गुड्डू ने ऐसा क्यों किया? क्या गुड्डू को ऐसा करना चाहिए था? और शांति ने जो अपने पति के साथ किया, क्या ये कर्मा है जो वापस लौट करके आया? आप लोग अपनी पीड़ा लिखिएगा जरूर। साथ ही दोस्तों, मैं जल्द ही आप लोगों के लिए भोजपुरी गाना लाने वाली हूँ, क्योंकि मैं गायिका हूँ और अब आप लोगों के आशीर्वाद से समय आ गया है कि मैं जो मेरा सपना है उसे साकार करूँ। मैं जल्द ही धमाकेदार आप सभी लोगों के लिए भोजपुरी गाना लाने वाली हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, तो चलिए इंतज़ार कीजिए धमाकेदार भोजपुरी गाने का। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।